क्या आपको हर साल बच्चे की फीस का एक साथ पेमेंट करना मुश्किल लगता है? क्या आप बच्चों के एजुकेशन के मंथली खर्चों से परेशान हैं क्योंकि आपको इसके लिए हर महीने सेपरेटली अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे को बेस्ट करियर देने के लिए उसका एडमिशन किसी बेस्ट स्कूल या यूनिवर्सिटी में करवाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे को भी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि एजुकेशन पूरा करने के बाद करियर शुरू करने के लिए बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की शादी के लिए बढ़िया सेलिब्रेशंस के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों के साथ मैं जीवन बाबुल वापस एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। आज का हमारा वीडियो लास्ट वीडियो है इस 6 पार्ट्स की सीरीज में। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे पहले वाले 5 वीडियोस अंत तक देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के बाद इमीडिएटली देख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि टॉप 5 प्रायोरिटीज के क्वेश्चंस में से 5वां क्वेश्चन कौन सा था। वो क्वेश्चन था आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए और आपके बच्चों के करियर के लिए, शादी के लिए जो पैसे का बंदोबस्त लगता है उसके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? आप में से कितने लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं? अजीब सा सवाल है ना। एक्चुअली जब हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम लोग उनके कॉलेज स्टडीज़, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टडीज़, हायर स्टडीज़, उनके शादी के खर्चे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्फ्लेशन के डबल डिजिट में होने के कारण उनके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन की एक्सपेक्टेड फीस और रिलेटेड एक्सपेंसेस किसी भी पेरेंट के लिए मेंटल पैरालिसिस जैसा होता है। इंजीनियरिंग के लिए आज लगभग 4 लाख रुपए लगते हैं। किसी को 18 साल के बाद यही 4 लाख रुपए 22.5 लाख के आसपास लगेंगे अगर 10% का इन्फ्लेशन हम कंसिडर करें। क्या एक यंग कपल सही समय पर इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएगा और इस पर अमल शुरू कर देगा? आजकल के माता पिता तो पहले से भी ये प्लानिंग शुरू कर देते हैं। क्लास बी शहर में एलकेजी के एडमिशन के लिए एवरेज स्कूल में लगभग 25 से 50 हजार के आसपास रुपए लगते हैं। मेट्रो सिटीज में स्कूल के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। ये तो बेसिक जरूरतें हैं। बच्चों के सामने तो सोशल और पीयर प्रेशर से संबंधित दूसरी भी आवश्यकता है जिन्हें माता पिता को लगता है कि उन्हें सेटिस्फाई करने की आवश्यकता है। 5th स्टैंडर्ड और उससे ऊपर के स्टूडेंट के लिए स्कूल से लैपटॉप की आवश्यकता हो सकती है, या यह वो फॉरेन वेकेशन हो सकता है जिसे माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उनके बेटे या बेटी के फ्रेंड्स द्वारा हमेशा रेगुलरली किया जाता है। या हो सकता है कि आपका बच्चा आईफोन चाहता है क्योंकि उसके क्लास में सभी कूल दोस्त स्मार्टफोन ले जाते हैं। जब वे हर मिनट अपना फेसबुक पेज अपडेट करते रहते हैं तो आपके बच्चे को फेसबुक पेज अपडेट करने के लिए घर पे आने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो पीसी पर है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक बच्चे को केजी से पीजी तक आरामदायक एजुकेशन देने के लिए लगभग 25 लाख रुपए की जरूरत होती है। हमने ऐसे कई बच्चे देखे हैं कि जहाँ पे उन्होंने या तो अपने माता पिता को खो दिया है या फिर दोनों में से एक पेरेंट को खो दिया है। ऐसे मौके पे उनके एक बचे हुए पेरेंट या उनके जो गार्डियन हैं वो उनके एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके एजुकेशन का खर्चा इतना होता है कि वो लोग उठा नहीं पाते। फिर उनके एजुकेशन के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना शुरू हो जाता है। हम अपने आसपास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसी से मुझे एक किस्सा याद आया जो रियल लाइफ में हुआ है। मेरे क्लाइंट के एक फ्रेंड ने हमें इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करने के लिए और उनका पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए हमें घर पे बुलाया। हम उनके घर पे गए, उनसे खुल के चर्चा की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एंड क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बातें की। वहाँ पे पता चला बातों बातों में कि उन दोनों का लव मैरिज हुआ है एंड इंटर कास्ट हुआ है एंड उनके पेरेंट्स ने अभी तक उसको सम्मति नहीं दी है। उन लोगों को 9 साल की एक बेटी, उन सज्जन की एज 36 साल और उनको एक 6 साल का बेटा। वाइफ हाउस वाइफ और इनकी एक अच्छी खासी नौकरी अच्छे सैलरी पे थी। बातचीत के दौरान पता चला कि वो अपने बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लान करवाई और डिसाइड किया कि ये पूरा का पूरा प्लान हम लोग 6 महीने में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें प्लान की और ये 6 महीने में इम्प्लीमेंट हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लगभग 2 साल बाद हमें उन्हीं क्लाइंट का वापस फ़ोन आया जिन्होंने हमारा रेफरेंस उन सज्जन को दिया था। हमारे क्लाइंट ने बताया कि जब वो सज्जन अपने ऑफिस से घर आ रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हुआ और मौके पे ही मौत हो गई। बहुत ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए।
उसके बाद हमने इमीडिएटली सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए क्लेम के, क्योंकि हमें पता था उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ ली है, उनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ये सब करने के बाद हमने मैडम को फ़ोन किया, उनकी जो विधवा पत्नी है। उनको तो याद भी नहीं था कि ऐसा कुछ पॉलिसी एंड ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि ऐसे दुख के टाइम पे ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती जनरली। तो हमने उनको कहा हम लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, आपके कुछ सिग्नेचर्स हमें चाहिए होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर। हम लोग वहाँ पे गए एंड वहाँ पे देखा तो सब कुछ बिखर गया था, क्योंकि उस घर की हालत को देख के पता चल रहा था कि यहाँ पे अब कुछ भी ठीक नहीं है। उनके बच्चे बहुत उदास थे, उनकी पत्नी लगातार रो रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अचानक हो गई थी। फिर हमने उनको सारे पॉलिसीज़ का डॉक्यूमेंटेशन, सारे इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्यूमेंटेशंस हमने बताए। हर जगह पे उनके सिग्नेचर्स लिए, जो ज़रूरी कागजात रिक्वायर्ड थे वो ले लिए। सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद और वो सबमिट होने के बाद कुछ दिन बाद उस विधवा पत्नी के अकाउंट में 85 लाख रुपीज़ आ गए, उस क्लेम के जो पॉलिसी उन्होंने ली थी अपने परिवार के लिए। अब उस विधवा पत्नी को ये नहीं पता चल रहा था कि खुश हो या फिर हमें दुआएं दे या क्या करे, क्योंकि ये पैसा आया तो था लेकिन पति अब नहीं था। इमोशनल लॉस तो कभी भर के नहीं निकल सकता, लेकिन फाइनेंशियल लॉस ज़रूर भर सकता है, और ये उसका एक उदाहरण था। अब हमने उनको बताया कि अगर वो चाहे तो ये 85 लाख का बंदोबस्त कैसे करना है हम उनको बता सकते हैं, या फिर वो उनका हैंडल कर सकते हैं। उनकी रिक्वेस्ट के बाद हमने उनको ये भी सुझाव सारे दे दिए कि सबसे पहले तो 2 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के लिए 25 लाख ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें कि जहाँ पे उनके एजुकेशन के लिए हर साल पैसा मिलता रहे। उसके बाद उनका 8 लाख का एक लोन था, तो वो लोन पहले रिपे करवा दिया। अब टेंशन नहीं है ईएमआई का, ना ही कोई बैंक का बंदा आएगा और उनके यहाँ पे पेंडिंग ईएमआई मांगेगा। अब बची हुई जो राशि थी वो हमने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दी उसकी, कि जहाँ पे इस परिवार को हर महीना उनका घर चलने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा मिलता रहे। इसकी वजह से हुआ क्या कि उनको एक ब्रीदिंग टाइम मिल गया। अब उन्हें बच्चों के एजुकेशन के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें ये चिंता नहीं होगी कि हर महीने का खर्चा घर चलाने के लिए कहाँ से लाए। एक ब्रीदिंग टाइम उनके पास मिल गया था। उन सज्जन की पत्नी हाउसवाइफ थी। अब उनकी डेथ के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि ये पत्नी इमीडिएटली कहीं पे नौकरी के लिए गई और सेम पति के लेवल का इनकम उनको मिलना शुरू हुआ। ना ही ऐसा होगा कि कोई उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया और सेम लेवल का इनकम शुरू हो गया। इनकम शुरू होने में तो टाइम लगेगा। तो ये जो उनको पैसा मिला था पूरे क्लेम का, उसकी वजह से उन्हें एक ब्रीदिंग टाइम मिल गया कि अब वो जाके कुछ ढंग की नौकरी देख सकती है, या फिर कोई ढंग का बिजनेस भी अगर चाहे तो वो शुरू कर सकती है। लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं होगी अपने बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एजुकेशन की, ना कोई टेंशन होगी ईएमआई की, और ना ही कोई टेंशन होगी कि उनका घर हर महीना कैसे चलेगा। इमोशनल लॉस तो कभी भर के नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस ज़रूर भर सकता है इस तरीके के प्लानिंग के वजह से जो उनके पति ने की थी। हम ऐसे कई लोगों से मिलते हैं कि जो बोलते हैं हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमारे बच्चों के पास कोई नज़र उठा के दिखता है तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे, वगैरह 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 बहुत कुछ। लेकिन जब ऐसे बच्चों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो ये लोग बोलते हैं हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। और फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही लोग हमें किसी वीकेंड पर किसी महंगे रेस्टोरेंट में दिखाई देते हैं खाना खाते हुए, या फिर किसी मल्टीप्लेक्स में विद फैमिली मूवी देखते हुए दिखते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि यही लोग हमें किसी एग्जॉटिक लोकेशन पर हज़ारों रुपए खर्च करते हुए देखते हैं। लेकिन जब भी उनके बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो उनके पास पूरा पैसा या सफिशिएंट पैसा नहीं होता है। क्या आयरनी है, एक तरफ तो लोग उनके बच्चों के बारे में इतनी बातें कहते हैं, इतने सपने देखे होते हैं और हम बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनको रेगुलर बेसिस पे कमिटमेंट करने की बात आती है तो उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता। फिर अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद उनकी आत्मा ऊपर से देखती रहती है कि अरे हमारे बच्चे तो सफ़र हो रहे हैं, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप तो आत्मा हो, ऊपर से देख रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। क्या यही प्यार है बच्चों के लिए, या सिर्फ बातें करते रहते लोग कि हमें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है और हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब उनके बच्चों के फ्यूचर के प्लानिंग की बात आती है तो पेरेंट्स कई तरह के हेल्पलेसनेस के पॉइंट्स सामने रखते हैं।
अधिकांश को तो ये भी पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करना है, क्या वास्तव में सेविंग्स करनी है, कितना इन्वेस्ट करना है। हाल के कुछ दशकों में आसमान छूते एजुकेशन एक्सपेंसेस के साथ माता पिता को अब अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम का भी सोचना पड़ेगा। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करने वाले अधिकांश कपल्स की तरह तब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जैसे लंबे समय के लिए आज से बचत कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सफिशिएंट होगा? इसके अलावा क्या आपने इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया है या नहीं? बच्चों के फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि हम टीवी पे देखते हैं ना कि आपके बच्चों के लिए ये मिलेगा, बड़ा होके उनके ये सपने साकार होंगे और उनका बड़े यूनिवर्सिटी पे एडमिशन होगा, आपका बच्चा ये देश में पढ़ने के लिए जाएगा, आपका बच्चा इतना अच्छा लाइफस्टाइल जिएगा। ये सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे दिखते हैं ना, कई बार लोग उनके वजह से वही सेम पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एडवर्टाइजमेंट्स खराब है या झूठे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने जो एक्सपेक्टेशंस उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स देखने के बाद जब हम वही पॉलिसीज को खरीदना चाहते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे वो लाइफस्टाइल देने के लिए, वो वाला एजुकेशन का लेवल देने के लिए, वो सारे खर्चे करने के लिए, वो शादी के खर्चे करने के लिए जो पैसा लगेगा उस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। उस टाइम फिर वी एंड अप इन एडजस्टिंग प्रीमियम्स। अब होगा क्या कि हमने तो इन्वेस्टमेंट कम करवा ली, अब कम इन्वेस्टमेंट में वो सेम वाला तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं एडवर्टाइजमेंट्स को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं दोष दे रहा हूँ अपने एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी को। क्या होता है कि हम लोग बहुत छोटे इनपुट से बहुत बड़े रिजल्ट्स की अपेक्षा करते रहते हैं हमेशा। ये गलत है। क्या आपने अभी तक बच्चों की एजुकेशन और शादी के एक्सपेंसेस की प्लानिंग शुरू किया है या नहीं? आपको फ्यूचर के लिए बचत करने के लिए क्या मोटिवेट करता है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ एनालिसिस के बाद आप में से कितने लोगों ने बच्चों के एजुकेशन और शादी के लिए सफिशिएंट प्लानिंग करना शुरू किया है? हम आपके बच्चों के फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के इस सफर में जुड़ सकते हैं आपके साथ, और वो भी फ्री। हम इसके लिए आपका पूरा एनालिसिस करवा के दे सकते हैं। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण था और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें। आपका हर एक शेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके उस शेयरिंग की वजह से किसी बच्चे का फाइनेंशियल फ्यूचर ये सिक्योर हो सकता है और कोई बर्बाद होने से बच सकता है। इन 6 पार्ट्स की वीडियो सीरीज में हमने देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करना है, कैसे करना है। इसमें सबसे पहले पार्ट में हमने देखा कि टॉप 5 प्रायोरिटी क्वेश्चंस फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कौन से हैं। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि अगर घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आती है तो क्या, जहां पे हमें एक सफिशिएंट मेडिक्लेम पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में हमने जानकारी ली। तीसरे पार्ट में हमने देखा कि एक्सीडेंट की वजह से अगर घर पे बैठना पड़ा तो फिर क्या, यानी क्या होगा कि जहां पे आपका इनकम लॉस हो सकता है कई महीने के लिए या कई हफ्ते के लिए घर पे बैठने की वजह से, तो एक्सीडेंट पॉलिसी क्या है, क्यों होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी। चौथे पार्ट में हमने देखा कि अगर हम बहुत कम एक्सपेक्टेशन से बहुत कम जीते हैं तो क्या, यानी लाइफ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अगर जल्दी मौत हो गई तो क्या। पांचवें पार्ट में हमने देखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना है, क्यों करना है। 12 मास्टर पॉइंट्स हमने उसमें देखे कि जिसमें ये पता चल रहा है कि हाँ, हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का ये लास्ट पार्ट है जहाँ पे हमने अपने बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में बात की। इस 6 पार्ट्स की सीरीज को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, आपने शेयर किया और आपके बहुत अच्छे फीडबैक्स भी आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम वापस एक बार आपके सामने हाजिर होंगे, जीवन का एक अलग एंगल लेके और एक अलग विचार लेके। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।